नमस्कार साथियों, मैं हूं कल्पना और स्टूडेंट साथी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग पिछले कुछ दिनों से आगामी बीपीएससी और सीडीपीओ को टारगेट करके टारगेट बैच बनाए हैं। उसमें हम लोग भारत का भूगोल पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं। भारत के भूगोल के कुछ टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ रहे हैं भारत का जो भौतिक स्वरूप है, उसमें हम लोग हिमालय का लगभग भाग देख चुके हैं। अब बस उसमें बचा है हिमालय का उत्तर पूर्वी भाग। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, हिमालय का क्या है विस्तार, नागा पर्वत से लेकर के नमचा बरुआ हिमाचल प्रदेश तक है। अब उत्तर पूर्व में जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हिमालय का विस्तार आपको ऑलमोस्ट अंडमान निकोबार तक है। तो उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया जाता है, जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और स्पेशली बीपीएससी में और बिहार एसआई में इस तरह के प्रश्न कई बार देखे गए हैं। मैं आपको प्रश्न भी बताऊंगी किस तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे कि कहते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय को पूर्वांचल भी कहा जाता है। जब पूर्वांचल है, पूर्व में है, तो इसे पूर्वांचल नाम दिया गया है। अब इसकी जो खासियत क्या है, ये जो देखिए, जो जहां कहीं भी हिमालय मुड़ा है उसे कहा जाता है सिंटैक्सियल मोड। सिंटैक्सियल मोड इसकी खासियत है, यहाँ पर भी और आपको नागा पर्वत के पास दो जगह हिमालय में देखा जाता है। अब देखते हैं इसका अलग अलग नाम क्या है। हिमालय का उत्तर पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड को पटकाई भूमि कहा जाता है। साथियों, ये सारे नाम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखा गया है कि कुछ बात देखा गया, मिकिर की पहाड़ी ये किस क्षेत्र से आती है, इस तरह के प्रश्न किए गए हैं। तो देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में क्या कहते हैं, पटकाई भूमि। पटकाई भूमि भी दो पार्ट में बांट सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। ये इंडिया का फिजिकल मैप है, आप देख लीजिए। ये जो पहाड़ियां हैं, अरुणाचल प्रदेश यहाँ से मुड़ता है। यहाँ पर का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर के नागालैंड जो है, यहाँ से लेकर के आपको अरुणाचल प्रदेश से आपको नागालैंड का जो हिमालय है, इसे कहा जाता है पटकाई भूमि। पटकाई भूमि में जो अरुणाचल प्रदेश में आता है, उसका नाम है आपको अभोर, मिरी, डफला और मिसमी। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा आता है पहाड़ियाँ, अभोर, मिरी, डफला और मिसमी। इसे मैं दोबारा से रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सारे वन लाइनर प्रश्न है और आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखिए, इसमें मिसमी जो है, मिसमी क्या है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मिसमी। अब आगे आते हैं नागा रेंज। इसे हिमालय का जो पटकाई भूमि का ही जो क्षेत्र है, देखिए हिमालय का ही क्षेत्र है आपको नागा रेंज, लेकिन ये क्या है, पटकाई भूमि का ही क्षेत्र है। इसमें नागा रेंज में इस हिमालय का जो नागालैंड में विस्तार है, उसको क्या कहा जाता है, नागा रेंज। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि नागालैंड का भाग है। उसके बाद आते हैं मणिपुर में। मणिपुर में भी इसे माउंट मणिपुर। अब ये दो स्टेट में आपको, या फिर मिजोरम तक, तीन स्टेट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मणिपुर में आपको मणिपुर कहा जाता है, नागालैंड में नागा रेंज कहा जाता है, मिजोरम में मिजोरम हिल्स। बस आपको दिक्कत होगा अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें पटकाई भूमि कहा जाता है। अब देखते हैं, और भी आपको वन लाइनर आज याद करवाया जाएगा। एकदम से प्रीलिम्स को हम लोगों ने टारगेट किया तो उसी तरीके से चलते हैं। मणिपुर में क्या है, लोकटक झील। पिछले लोकटक झील तो ऐसे भी आपको वन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन पिछले साल काफी इसको देखा गया प्रश्नों में। आप देख सकते हैं कि ये उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लोकटक झील। वो कहाँ है, मणिपुर में। अब आते हैं मिजोरम हिल्स में। मिजोरम हिल्स क्या है, मिजोरम हिल्स में लुसाई हिल्स है, जो कि मिजोरम हिल्स, इसकी सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन। इसके बाद आते हैं मेघालय। मेघालय साथियों वैसे तो हिमालय का भाग नहीं है, मेघालय आपको यहाँ पर आ जाता है। मेघालय ये पार्ट है, आपको मेघालय में हम देख सकते हैं, ये जो भाग है मेघालय है। मेघालय आपको प्रायद्वीपीय भारत का विस्तार है, जो मालदा गैप से अलग हो चुका है। परंतु हम जब पढ़ रहे हैं कि हिमालय आपको उत्तर पूर्वी भारत को पूरी तरीके से पूर्वांचल जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को पढ़ रहे हैं, तो इसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और इससे काफी बार देखा गया कि प्रश्न आते ही हैं। आई थिंक उत्तर पूर्वी भारत का सबसे इंपॉर्टेंट मेघालय का है, गारो, खासी, जयंतिया। इससे कई बार प्रश्न देखने को मिले हैं। इसमें क्या है, खासी का जो शिलोंग है, शिलोंग पर्वत श्रृंखला, ये है जो उत्तर पूर्वी हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है। आपको खासी का है, शिलोंग। शिलोंग आप शहर जानते ही होंगे, ये कहाँ है, खासी में। खासी क्या है, पहाड़ी है। आपको मेघालय की तीन पहाड़ियां, महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। उसके बाद गारो का है जो सबसे ऊंचा चोटी है, वो है नॉर्थ के
पिक। उसके बाद आते हैं, अब बस इसमें बस आखिरी पॉइंट है हिमालय का, बस वो अंतिम भाग है, वो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मैंने बताया था पटकाई भूमि कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से कई बार आ चुका है इसलिए इसे इग्नोर नहीं करते। एक और प्रश्न करेंट ओरिएंटेड है, मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। रेंगमा कहा जाता है असम में, नागालैंड में। उसके बाद बेरल कहा जाता है असम, नागालैंड, मणिपुर में। और ये प्रश्न आपको आ चुका है मिकिर कहा जाता है कहाँ, असम में। तो दो आपको मेघालय का जो गारो खासी जयंतिया है, मिकिर असम, ये सारा आपको ये दो प्रश्न कई बार एग्जाम्स में देखे गए और बीपीएससी में भी ये देखा गया है प्रश्न। अब आते हैं इनमें से एक और करंट ओरिएंटेड प्रश्न है, पिछले साल काफ़ी है जो ये न्यूज में रहा था और इसका पिक्चर आप लोग हमेशा गूगल पे या आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अक्सर देखते रहते थे और देखते हैं अक्सर जो न्यूज में रहता है खबरों में वो प्रश्न भी आ जाता है। मेघालय में एक नदी है जिसका नाम है उमनगोत नदी, उसका पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा अक्सर सोशल मीडिया अकाउंट पे अपने, अगर नहीं देखा हो तो जा करके आप सर्च कर लीजिए। बहुत ही खूबसूरत नदी है, इसका एकदम अंतिम तल भी साफ दिखता है क्योंकि ये भारत की सबसे स्वच्छ नदी यानी कि साफ नदी है। तो उमनगोत नदी कहाँ है आपको, मेघालय में। मेघालय में वो भी शिलोंग के नजदीक है। तो आपको हिमालय का पूरा आपको हो चुका है। अब आते हैं भारत का जो विस्तार है सिर्फ हिमालय तक नहीं है, इसका दूसरा सबसे बड़ा विस्तार है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार देखते हैं, यहाँ से आपको अरावली पर्वत से लेते हुए आपको आ जाता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार में आपको आ जाता है बिहार का राजमहल का पहाड़, बिहार का नहीं है बेसिकली झारखंड का है, बट इसका स्टार्टिंग आपको बिहार के भागलपुर से हो जाता है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। उसके बाद ये नीचे जाते जाते आपको चला जाता है कन्याकुमारी तक चला जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा इसका पार्ट है जो कन्याकुमारी या केप कैमरिन को टच कर जाता है। तो ये जो भारत का काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है और काफ़ी बड़ा भाग है। अब इसमें जो पर्वत श्रेणियाँ हिमालय के अलावा भी पर्वत श्रेणियाँ हैं और बहुत महत्वपूर्ण है और जो प्रायद्वीपीय पठार में आती हैं। जैसे कि प्रायद्वीपीय पठार का इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, भारत का सबसे प्राचीनतम ये भौतिक प्रदेश है। मतलब जैसे हिमालय सबसे नवीनतम है, अरावली है जो आपको सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, अरावली वैसे इसका ही भाग है। तो उसी तरीके से प्रायद्वीपीय पठार आपको भारत का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है। अब इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि आप बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं और आजकल देखा जा रहा है कि जब बिहार एसआई के एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आ रहे हैं तो इस तरह के प्रश्न आने की संभावना भी रहती है। अब ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार क्या है, गोंडवाना लैंड का भाग है। मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है, भले ही उत्तर में है लेकिन ये भाग किस चीज़ का है, गोंडवाना लैंड का। अब आगे आते हैं, ये तीन ओर से जल से घिरा है। प्रायद्वीप का अर्थ ही होता है तीन ओर से जल से घिरना। भारत इधर अरब सागर है, आपको भारत के इधर आपको हिंद महासागर है, आपको यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यानी कि तीन तरफ से आप आ जाते हैं जल से घिरते, इसीलिए इस क्षेत्र को भी कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। मैं जब आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रही हूँ तब मैं बता रही हूँ कि भारत का मुख्य भूमि और प्रायद्वीपीय भारत में बहुत अंतर है। भारत संपूर्ण भारत और प्रायद्वीपीय भारत में अंतर है। द्वीप क्या होता है, चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। अब आते हैं प्राचीन, इसका जो निर्माण है आर्कियन क्रम से लेकर के ऊपरी कार्बेनिफेरस युग तक हुआ। आर्कियन क्रम भारत का सबसे प्राचीनतम शैल समूह है, इसमें जीवाश्म नहीं थे, लेकिन ऊपरी कार्बेनिफेरस युग भारत में जो होता है, कहा जाता है कि कोयला का जो निर्माण का प्रक्रिया आरंभ हुआ था ऊपरी कार्बेनिफेरस युग में हुआ था। और ऐसा भी आपको देख सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार में काफी आपको कोयला का क्षेत्र आ जाता है, छोटा नागपुर आता है, नीचे उड़ीसा का भाग आता है, तलचर श्रेणी आ जाता है, इसी में आ जाता है। इसीलिए देख सकते हैं इसका ऊपरी कार्बेनिफेरस युग तक इसका निर्माण आ जाता है। और कल्प से लेकर के आपको बीपीएससी में कई बार प्रश्न आया है, आप देख लीजिएगा अपना प्रीवियस ईयर प्रश्न में। इसका है जो पैलोजोइक कल्प में इसका निर्माण हुआ है। अब आते हैं ये कहाँ से आया था, ये प्राचीन में अफ्रीका से सटा था। तो मैंने पिछले ही वीडियो में या पिछले ही टॉपिक में बताया था कि गोंडवाना लैंड विखंडन होकर के जब उत्तरी पूर्वी विस्तार हुआ तो उत्तरी पूर्वी
भी विस्तार हुआ, इसका ऑस्ट्रेलिया से विस्तार हुआ। ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आपको आते आते यहाँ से होते हुए यहाँ पे आपको मेडागास्कर हो रहा है, यहाँ पर ऑलमोस्ट अफ्रीका से सटा हुआ ये भाग आपको यहाँ पर आके और यहीं पर अब स्थिर हो गया। तो ये भाग आप देख सकते हैं कि भारत का निर्माण कहाँ से कहाँ तक हो गया। ये किसका पहले सटा हुआ था, किससे, अफ्रीका से। भाग किसका है, गोंडवाना लैंड का है। अब देखते हैं आकृति में त्रिभुजाकार है, एक तरफ आपको अरावली की पर्वत श्रेणियां हैं, एक तरफ आपको झारखंड, अरावली कहाँ है, राजस्थान में, झारखंड में आपको राजमहल की पहाड़ियां हैं, नीचे तमिलनाडु में आपको कन्याकुमारी दिख जाता है। अब इसमें क्या है, आपको अगला भाग देते हैं। विवर्तनिक की दृष्टि से क्या है, ये स्थिर है, ये दो प्लेटों के बीच में नहीं है, अतः इसके कारण क्या होता है, भूकंप की संभावना कम पाई जाती है। आप देखते होंगे जितना उत्तर भारत में भूकंप आता है, दक्षिण भारत में स्पेशली इन प्रायद्वीपीय क्षेत्र में नहीं देखते होंगे भूकंप। अब ये क्या है, इसका अगला पॉइंट है जो मैं बार बार कह रही हूँ कि इसका भाग है जो मालदा गैप से अलग हो गया मेघालय में। अब देख रहे होंगे मेघालय यहाँ पर है आपको पूर्वोत्तर भारत में, और प्रायद्वीपीय पठार यहाँ है। तो क्या हुआ था, जब गंगा नदी आई तो उसके जो अवसाद थे वो बांग्लादेश में अंतिम में आप जान रहे हैं कि डेल्टा बनाती है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर के, तो अवसाद है जो वहां पे मालदा गैप तैयार कर दिया, और ये बांग्लादेश में मालदा गैप हो गया। मालदा गैप को ही कहा जाता है आपको राजमहल और मेघालय की पठारी गैप भी कहा जाता है। ये है जो इसके कारण, ये कहाँ पर अभी बांग्लादेश में, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे दो घाट का निर्माण हुआ, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ये भारत का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है प्राकृतिक दृष्टि से। ये हो जाता है आपको पूर्वी घाट, ये आपको है पूर्वी घाट देखिए, और ये हो जाता है पश्चिमी घाट। भारत को कई प्राकृतिक या फिर भौतिक रूप से विभाजित किया गया। ये तट है, किनारे का भाग को आप नहीं पढ़ रहे हैं, ये भाग को पढ़ रहे हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का निर्माण जो हुआ है अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के कारण हुआ है। अब देखते हैं आगे का भाग है जो प्रायद्वीपीय पठार की जो ढाल है, ढाल कहीं ना कहीं होगी तभी तो नदियां गिरती होंगी। जैसे देखते हैं उत्तरी क्षेत्र, जो उत्तरी क्षेत्र है आपको ये वाला क्षेत्र आ जाता है, अरावली और छोटा नागपुर इधर का क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पर जो है आपको इसका जो ढाल है उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर यानी कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के तरफ ऊपरी भाग में। इस क्षेत्र में आप देखते हैं कौन कौन सी नदी आती है, आपको चंबल नदी, आपको चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के यहाँ पर है, बॉर्डर के पास है, केन और बेतवा। अब आप जब अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ये तीनों नदियाँ क्या है, यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं, यानी कि ऊपर जाएंगी। यमुना नदी आप देखते हैं हिमालय से निकलने वाली है, तो उत्तर की ओर इसकी ढाल होगी। दूसरा क्या है, सोन नदी आप बिहार में आता है, बीपीएससी में प्रश्न आया है कि सोन नदी बिहार के में कहाँ जाकर या कहाँ जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है, तो ये दानापुर पटना में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसका जो ये है जो आपको ये भी उत्तर की ओर इसका ढाल है, तभी ना बिहार की तरफ आती है। आप यहाँ देखिए ये जो विस्तार है यहाँ से आकर के आपको अमरकंटक की पहाड़ी से निकल करके आपको बिहार में आकर के अंतिम में दानापुर में जाकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद आते हैं दक्षिण क्षेत्र का जो ढाल है ये पूर्व की ओर है। अब जब आप पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पढ़ेंगे तो पूर्वी घाट की जितनी भी पहाड़ियां हैं वो सारी आपको क्या है, कटी फटी होती हैं, टूटी हुई उनकी तट रेखाएं हैं। कारण है कि ज्यादातर नदियां हैं वो क्या है कि आपको पूर्वी घाट से होकर के पश्चिम बंगाल में गिरते हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए वो सारा का सारा जो उधर की जो पहाड़ियां हैं कटे फटे जो तट है वो कटे फटे हैं। आप देख सकते हैं महानदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, छत्तीसगढ़ से होते हुए आपको उड़ीसा में ये चली जाती है, उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी में जाती है। उसके बाद गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है इसे। कृष्णा और कावेरी, कृष्णा नदी भी महत्वपूर्ण है, आपको सोना का निक्षेप यहाँ मिलता है। कावेरी नदी, ये सारी नदियां बहुत बड़ी है दक्षिण भारत में, और ये सारी नदियों का जो इसका है जो बहाव है पूर्व की ओर है, इसलिए इनका ढलान कहाँ होगा, पूर्व की ओर होगा। उसके बाद आते हैं आपको उत्तर पश्चिम क्षेत्र, इसका जो ढाल है पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर का मतलब आपको हो जाता है अरब सागर में इसमें कौन कौन सी नदी जाती है, नर्मदा और ताप्ती। अब साथियों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
ये जो नदियां जो पूर्व की ओर जाती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, वो क्या बनाती है, डेल्टा। और डेल्टा के बाद आपको दूसरी जो नदियां हैं आपको एस्चुरी बनाती है। डेल्टा और एस्चुरी में क्या अंतर है कि डेल्टा है जो आपको डेल्टा है जो मीठी पानी है, जनरली डेल्टा का शेप होता है ट्रायंगल, तो मीठी पानी रहती है और डायरेक्ट गिर जाती है, तो उसमें लेकिन आपको एस्चुरी में क्या होता है कि समुद्र के जो खारा पानी है वो क्या मिल जाती है इसमें आपको नदी में, और वो जो है वो है नमकीन हो जाता है। तो इस तरीके से ये समझ सकते हैं कि पूर्वी की ओर क्या अंतर हो जाता है, पश्चिम की ओर क्या अंतर हो जाता है। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार में हम लोगों ने इतना पढ़ा कि कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ और कैसे कैसे बांटा गया। अब इसके बाद इसे पर्वतों के आधार पर भी अलग अलग तरीके से बांटा गया है। जैसे पर्वतों के आधार पर एक सतपुड़ा श्रेणी है, विंध्य श्रेणी है, मेवाड़ श्रेणी है, अरावली श्रेणी है, बुंदेलखंड श्रेणी है। ये सारी जो है जो प्रायद्वीपीय भारत के महत्वपूर्ण है जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके आधार पर बांटा गया है। उसमें है सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा मध्य प्रदेश का काफी महत्वपूर्ण ये पर्वत है। इसका जो ढाल है उत्तर की तरफ है, इसलिए इसकी जो नदियां हैं पूर्व में बहती हैं। इन दोनों के बारे में मैंने पहले भी बताया था। और इसका जो दक्षिण का ढाल है वो पश्चिम की तरफ है। अब उत्तर में इसका जो उत्तरी ढाल पूर्व में है, इसलिए देखते हैं कि बहुत सारी नदियां हैं जो आपको पूर्व में चंबल वगैरह जाकर के मिल जाती हैं, और इधर जाकर दक्षिण का जो पश्चिम है नर्मदा और तापी नदी इसकी बहुत बड़ी उदाहरण है। ये प्रश्न हमेशा हर एग्जामिनेशन में आता है कि कौन सी नदियां हैं, दो नदियां जो पश्चिम की तरफ गिरती हैं, तो नर्मदा और तापी हैं जो इसी क्षेत्र से निकलती हैं। आपको सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी के बीच से भ्रंश घाटी से होकर के जाती है। भारत का ये क्या है, एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत का मतलब क्या है कि जो दो पर्वतें हो, जब पर्वत होता है दोनों तरफ से नदियां हैं, एक तरफ से आपको इसका नर्मदा नदी निकलती है ऊपर से, और नीचे से आपको तापी नदी निकलती है, अतः यह ब्लॉक पर्वत है। और दोनों तरफ से दोनों की दोनों भ्रंश नदियां और भारत की महत्वपूर्ण नदियां हैं। और दोनों क्या है, आपको कई एग्जाम में प्रश्न आए हैं ये कि कौन सी दो नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ गिरती हैं, और वो यही दोनों नदियां हैं, नर्मदा और तापी। और दोनों का एक और महत्वपूर्ण बात है, दोनों भ्रंश घाटी से होकर के जाती है और कच्छ के रण में जाकर के मिल जाती हैं, और उसके बाद अरब सागर में गिरती हैं। और क्या दोनों बनाती है, एस्चुरी। एस्चुरी देखिए, दो आपको एस्चुरी और डेल्टा में कंफ्यूजन नहीं होना, जो भी अरब सागर में गिरती है एस्चुरी बनाती है, जो भी नदियां आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है क्या बनाती है, डेल्टा। जैसे कि सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और बंगाल की खाड़ी में वो गिरता है। अब आते हैं नर्मदा, तापी, दामोदर, ये तीनों नदियां भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। भ्रंश घाटी क्या होता है, जब नदी तेज बहाव के साथ चलता है तो पर्वतों पे बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा और चौड़ा गड्ढा कर देता है, अतः वो भ्रंश घाटी हो जाती है। नर्मदा और तापी तो आपको है जो चला जाता है पश्चिम की ओर। दामोदर नदी आपको भारत की सबसे प्रदूषित नदी है ये, और ये क्या होती है, आपको पूर्व की ओर चली जाती है। अब उसके बाद देखते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा को तीन भाग में बांटा गया है, एक है राजपीपला, दूसरा है महादेव श्रेणी, तीसरा है मैकाल। यहाँ पर क्या है, धूपगढ़ इसकी सबसे ऊंची, सतपुड़ा की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है, धूपगढ़। ये कहाँ है, पंचमढ़ी। ये बहुत बड़ा हिल स्टेशन आप बहुत बार सुने होंगे। और ये क्या है, महादेव की पहाड़ी की नहीं, सतपुड़ा श्रेणी की पूरी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ये कहाँ है, आपको पंचमढ़ी में। उसके बाद आते हैं मैकाल। मैकाल जो श्रेणी, इसमें से अमरकंटक पर्वत है, इससे कई महत्वपूर्ण नदियां आती है, महानदी हो, सोन नदी हो, लगभग नदियां। इसका जो विस्तार है आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक लगभग है। उसके बाद आते हैं विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी आपको, ये दोनों श्रेणियां हैं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सतपुड़ा श्रेणी से लगभग जो नदियां निकलती हैं वो आपको बिहार में आती ही हैं। दामोदर भी है, पहले का जो बिहार था आपको झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है। दामोदर घाटी परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे प्रदूषित नदी है बिहार की, भारत की, सॉरी बिहार की नहीं, बिहार में तो ये आती भी नहीं है। और सोन नदी भी आपको यहीं से आती है। तो ये आपको सतपुड़ा श्रेणी भी महत्वपूर्ण हो जाती है, विंध्य श्रेणी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसका स्टार्टिंग ही बिहार के सासाराम से होता है। अब बिहार के सासाराम से होता है तो इससे रिलेटेड मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, पहले या दूसरे वीडियो में, कि ये प्रश्न आपको बीपीएससी ऑलरेडी कर चुका है कि किसका कहाँ पर कौन सा किस क्रम में निर्माण हुआ। अब इसमें से क्या है, नर्मदा और सोन भ्रंश के समानांतर। समानांतर का मतलब देखिएगा, विंध्य पर्वत को अगर देखिएगा या उसका पिक्चर देखिए तो सीधे चलती है, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है और एकदम सीधे है। जैसे कि इनके भले ही नीचे और आगे है जो भ्रंश घाटियां बनती है बट ये समानांतर, उनके एकदम सीधे चलती हैं।
और ये अत्यधिक घर्षित और मोड़दार है। घर्षण हो गई ना, भ्रंश घाटी है, बहुत ज्यादा पानी आ जाती है, पानी बिल्कुल काट छाट के जाती है, तो घर्षित और क्या है, मोड़दार। ये सारे प्रश्न इसलिए मोड़दार है, ये सारा आ जाता है। अब आते हैं अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी के बारे में 2-3 बार पढ़ चुके हैं। भारत की या विश्व की सबसे प्राचीनतम बलनदार पर्वत श्रेणी है, और ये क्या है, उत्तर पश्चिम हिस्सा जो भारत का यहाँ पर आ जाता है। और ये राजस्थान, दिल्ली के रायसीना हिल्स आप सुने होंगे। रायसीना हिल्स जो है संसद भवन, एग्जैक्टली आपको संसद भवन से स्टार्ट होकर के राजस्थान से होते हुए आपको गुजरात तक इसका विस्तार है। ये भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत है। अब देखिएगा, प्राचीनतम पर्वत थोड़ी सी झुकी होती है, जैसे कि हमारे बुजुर्ग, जैसे कहा जाता है कि जितना वृक्ष पुराना होता है झुक जाता है, ये हमारे बुजुर्ग होते हैं उसी तरीके से। और जो भी नई पर्वतें होती है वो बहुत ज्यादा उठी हुई खड़ी होते हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत नवीन पर्वत है, नवीन वर्णित है, ये प्राचीनतम बलित पर्वत है। ये अवशीर्ष से बना है, ये मरोड़दार है। इसमें इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, गुरु शिखर। अब एक और इसे है, गुरु शिखर जो है माउंट आबू पर अवस्थित है। माउंट आबू क्या है, जैन धर्म का बहुत ही पवित्र स्थल है। अब इसके बाद इसका विस्तार तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली। अब इसमें से एक नदी निकलती है, लूनी नदी। अक्सर आप नदी में माही और लूनी नदी का सुनते होंगे। तो लूनी नदी का जो लूनी नदी है जो अरावली पर्वत से ही निकलती है। लूनी नदी क्या है, आगे जाकर के अंतर्जलीय प्रवाह का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। आपको कच्छ के रण में जाकर के क्या हो जाती है, छुप जाती है, उसके बाद इसका कहीं भी दिखता नहीं है। तो ये हो गया अरावली श्रेणी। इसके बाद आते हैं मेवाड़ श्रेणी। मेवाड़ श्रेणी में आपको ये क्या है, मेवाड़ के बारे में हम महाराणा प्रताप का तो सुने होंगे, हमारे देश के बहुत बड़े योद्धा थे, वो मेवाड़ से ही आते थे। वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे आपको कोटा का जो क्षेत्र आता है ना, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे कोटा है, वहां पे ही आपको मेवाड़ श्रेणी है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में, ये अरावली और मालवा का पठार है। मालवा आपको दक्षिण भारत में आ जाता है, दोनों के बीचों बीच आ जाता है। यहाँ क्या होता है, काली मिट्टी की अधिकता है। काली मिट्टी का एक और क्या नाम है, रेगुर मिट्टी। और ये किस लिए जाना जाता है, कपास की खेती के लिए। अब ये प्रश्न अक्सर आता है, काली मिट्टी किस लिए प्रसिद्ध है, कपास की खेती के लिए। अब कई बार अब जब प्रश्न के जो आप ट्रेंड देख रहे हैं, क्वेश्चन का चेंज हो रहा है, तो हो सकता है काली मिट्टी की जगह आपको रेगुर मिट्टी दे दे, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद आते हैं बुंदेलखंड श्रेणी। इसका विस्तार कहाँ, उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड आपको स्वतंत्रता संग्राम जब पढ़िएगा भारत का, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा ये प्रश्न आता है आपको, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, उसमें बुंदेलखंड बहुत ही ज्यादा आपको देगा। ये कहाँ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसका निर्माण आपको ग्रेनाइट और नीस से हुआ। ग्रेनाइट और नीस से किस चीज का हुआ है, आग्नेय चट्टान का हुआ है निर्माण। ये क्या है, अत्यधिक सूखा क्षेत्र है। अब आप जनरली सुनते होंगे इतिहास में कि वो ये खा करके आपको घास की रोटी वगैरह खा लेते थे। सूखा क्षेत्र होगा तभी ना ऐसा खाते होंगे। इतिहास में सारा आप पढ़ते हैं, इतिहास, ज्योग्राफी, हर चीज को एक दूसरे से कनेक्ट करिए, तभी आप प्रश्न को कई बार क्या है ना कि आपको वन लाइनर प्रश्न नहीं आते, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें क्या है, लाल मिट्टी की अधिकता है। अब हम कल इस क्षेत्र का बस पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पढ़ेंगे, काफी लंबा है, इसलिए इसके आज थैंक यू देखने के लिए।